नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के भूगोल का 30वां क्लास है। और आज हम देख रहे हैं कक्षा 12 के भूगोल के बारे में, और अध्याय 1 है जिसका कि दूसरा भाग है, और यह आधारित है अध्याय 1 जनसंख्या पर प्रश्नोत्तर। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1951 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जैसा कि मैंने बताया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बात करते हैं बिहार की, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार राज्य के, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 व्यक्ति रहते हैं। दूसरे स्थान पर वहीं पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे स्थान पे आपका यूपी है, जहां पर जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पूछा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सही आंसर होता है आपका ए, अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक की अगर बात की जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो होता है आपका बिहार, जहां पर आपके 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, या आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व केरल राज्य में पाया जाता है, जहां का जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करते हैं दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु, जहां पर जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पूछा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो केरल राज्य का है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, तो जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64% है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सी वाला कि उपरोक्त दोनों कथन आपका सत्य है, तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है, किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट के अवधि के रूप में जाना जाता है? 1901 से 1921 को, या 1921 से 1951 को, या 1951 से 1981 को। तो आपने पता होना चाहिए कि 1901 से 1921 को भारत में जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध स्थिति के रूप में कहा जाता है, वृद्धि की रुद्ध स्थिति। और 1921 से 1951 को जनसंख्या वृद्धि की, मतलब जो होता है जनसंख्या स्थिर वृद्धि अवस्था कहा जाता है, स्थिर वृद्धि अवस्था कहा जाता है। और 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवधि माना जाता है, जनसंख्या विस्फोट की अवधि को माना जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे जाना जाता है, तो सही आंसर होता है आपका सी, कि 1951 से 1981 की अवधि को जनसंख्या विस्फोट के रूप में भारत में देखा जाता है। अगला है आपका कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी?
ऑप्शन है 121 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने पता होना चाहिए कि साल 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और एनसीईआरटी के अनुसार जो तथ्य दिए गए हैं उसमें लिखा गया है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक भारत की जनसंख्या जो होगी वह 135 करोड़ के आसपास होगी। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किशोर अर्थात 10 वर्ष से 19 वर्ष के लोगों की जनसंख्या प्रतिशत 20.9% है, जिसमें किशोर और किशोरियों का प्रतिशत कितना है क्रमशः। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि किशोर किसे कहा जाता है, तो जिनकी उम्र 10 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में होती है उनको किशोर कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों की जनसंख्या प्रतिशत है 20.9%। और इसमें किशोरों की जो प्रतिशतता है, किशोर की प्रतिशतता जो है वह है आपका 52.7% और किशोरियों की जो प्रतिशतता है वह है आपका 47.3%। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा नीति, जिसमें 15 से 29 वर्ष आयु के समूह व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? यानी जनवरी 2014 में, फरवरी 2014 में, मार्च 2014 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी फरवरी 2014 में शुरू की गई थी। सही आंसर होता है आपका बी। और यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रीय युवा नीति के तहत युवा किसे कहा गया है, तो वह व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में हो उसे राष्ट्रीय युवा नीति में युवा कहा गया और इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2014 में। अगला है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गाँवों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 6,40,867 या 5,40,867 या 4,50,867 या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो गाँवों की संख्या है वह है आपका 6,40,867। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध धर्म है, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि भारत में सबसे जो छोटे धार्मिक समूह हैं वह हैं आपके जैन और बौद्ध। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जैन की जो प्रतिशतता है वह है आपका कुल जनसंख्या का, जैन की अगर बात किया जाए तो जैन धर्म को मानने वालों की प्रतिशतता है 0.4% और भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या जो है वह है 0.7%। तो यह आपके भारत में सबसे छोटे धार्मिक समूह में आते हैं। दूसरा कह रहा है कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र में है, तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है बौद्ध धर्म अधिकांशतः महाराष्ट्र में है, इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यह भी कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सही है। तो सही आंसर होता है डी। अगला कह रहा है कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन के बारे में विचार करें। पहला कह रहा है कि भारत में श्रमिकों को मुख्य और सीमांत श्रमिक के रूप में विभाजित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन अर्थात 6 महीने काम करता है, यह भी आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन अर्थात 6 महीने से कम दिन काम करता है। तो सी वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही आंसर होता है आपका डी कि उपरोक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रम शक्ति का सेक्टरवार संगठन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार ये निकाला गया कि भारत में प्राथमिक सेक्टर में कुल श्रमिकों की संख्या 54.6% है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि द्वितीयक सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3.8% है। तीसरा कह रहा है कि तृतीयक सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 41.6% है, ये भी सही है। आपने पता है कि प्राथमिक सेक्टर को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक सेक्टर को औद्योगिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है
और तृतीयक सेक्टर को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक इनकम कहाँ से आता है, तो सेवा सेक्टर से आता है। लेकिन सबसे अधिक श्रमिक किस में काम करते हैं, तो प्राथमिक सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र में। इसलिए भारत को जो कहा जाता है कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। हालांकि यहाँ पे श्रमिकों के संगठन के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक कथन आपका सही है, तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। और मैंने बताया कि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि साल 2025 तक भारत की जनसंख्या जो है 135 करोड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है 2011 के अनुसार, तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल की अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व 1029 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका सी कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, एपी है आपका, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से भाषाई समूह भारत में सबसे अधिक हैं। तो सबसे पहले दिया है चीनी तिब्बती। तो चीनी तिब्बतीय भाषाई समूह की अगर बात करें तो भारत में इनकी संख्या 0.85% है। ऑस्ट्रिक की अगर बात किया है, जिसे हम लोग निषाद भी कहते हैं, तो इसकी संख्या जो है यह कुल आपका 1.38% है। भारतीय आर्य, जिसको हम लोग इंडो आर्य के नाम से, भारतीय आर्य की अगर बात किया जाए या भारतीय यूरोपीय की बात किया जाए, भारतीय आर्य को भारतीय यूरोपीय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है यह है 73%। और द्रविड़ की अगर बात किया जाए तो द्रविड़ की संख्या है 20%। तो भारतीय आर्य को भारतीय यूरोपीय या भारोपीय भी कहा जाता है, तो सही आंसर होता है आपका सी। और इसको मैंने बताया कि इसे भारोपीय के नाम से, ठीक है, भारतीय यूरोपीय के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी संख्या जो है 73%। तो सबसे अधिक भाषाई समूह जो है वह भारतीय आर्य यानी कि भारोपीय का है, जो कि 73% है, ठीक है। तो सही आंसर होता है सी। तो दोस्तों ये था आपका अध्याय जो था जनसंख्या पे आधारित। अब दूसरा अध्याय आएगा आपका मानव बस्तियाँ। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और ऐसे ही आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस PDF के प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।